वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ खुर्रम शहजाद साहब हैं हमारे पैनल के साथ। हम बात करें जो एक डील भी गवर्नमेंट ने भी की उस हवाले से। जी ओवैस। सो खुर्रम साहब, माय डायरेक्ट क्वेश्चन वुड बी कि ये जो हम लोग स्टेबल कॉइन बनाने जा रहे हैं, इसका बाइनेंस के साथ कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है, नंबर वन। एंड नंबर टू कि अगर हम लोग इस रास्ते चल पड़ते हैं तो हाउ इज इट गोइंग टू अफेक्ट डॉलराइजेशन और डी डॉलराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी? नहीं, एंड वेयर डज USD1 फिट इन? ये स्टेबल कॉइन इसी का जिक्र कर रहे हैं जब आप कह रहे हैं? Yes, so stablecoin I would assume would be USD1 in this case and not a PKR1. Yeah. नहीं जी, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बाइनेंस के साथ जो NOC है और आपने सुना होगा HTX के साथ भी हमने जो है एक जो है वो MOU किया है। उसकी देखें, इसमें नॉलेज की शेयरिंग है, टेक्निकल नॉलेज की शेयरिंग है और टेक्निकल सपोर्ट है, जो कि बाइनेंस हम समझते हैं एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपको पता है पूरी एक इकोसिस्टम इनफैक्ट बन गया बाइनेंस। तो एक देखें, उन प्लेटफॉर्म्स को आप लेकर आएंगे दुनिया में टॉप पर हैं, आप उन्हीं को इनवाइट करेंगे और वो आपकी तरफ आके अगर आपको इक्विप करते हैं कि जी देखें किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है, कैसे अगर स्टेबल कॉइन, देखें स्टेबल कॉइन की तरफ जाने का मकसद क्या है ये, और टोकनाइजेशन की तरफ जाने का मकसद क्या है कि ये इजीएस्ट जो है ना वो लिंक है इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये हमारे बैठे हैं डाउ प्रॉपटेक वाले भी, इनको बड़ा पता है, ये 2-3-4 साल से जो है प्रॉपर्टी को जो है टोकनाइज कर रहे हैं, इनफैक्ट फ्रैक्शनलाइज कर रहे हैं। तो देखें बात ये है कि स्टेबल कॉइन से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि एक कैश की जो रिप्लेसमेंट है वो हमें मिले और ये ऑन चेन हो, यानी कि इस ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रेड करे, जिसमें कॉस्ट कम हो रही है, आपकी लिक्विडिटी बेहतर है, 24/7 चलेगा। और शुरू कहां से कर रहे हैं हम? अपनी डेट से, कि हमारे पास जो ऑलरेडी कर्जा है हम लेने जाते हैं मार्केट से और ऑलरेडी हमारे अगर बॉन्ड्स हैं तो उनको क्यों ना हम जो है वो टोकनाइज करें ताकि एक आम आदमी को इन्वेस्ट करने का मौका मिले, ट्रेड करने का मौका मिले, सेविंग प्रोडक्ट भी क्रिएट हो, एक सेकंड खुर्रम साहब, सॉरी, डेट भी कम हो और उनकी भी कम हो। सॉरी खुर्रम साहब, ये जो आपने बात की है ना कि हम टोकनाइज करें तो फिर एक आम शख्स को मौका मिले करने का, प्लीज इसको डीकोड करें, आम शख्स को जरा एक्सप्लेन करें। यानी कि इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, कोई भी अकाउंट खोल के इन्वेस्ट कर सकता है। जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा जो है वो फॉर्मलाइज होके इम्प्लीमेंट होगा तो कोई भी इन्वेस्ट, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ दोबारा स्टॉक मार्केट की, कि कोई भी जाके अकाउंट खोल के शेयर ले सकता है और बेच सकता है ब्रोकर्स के थ्रू। तो ये देखें, बात ये कि हिस्से ही होते हैं, टोकन जो होता है वो हिस्सा ही कहते हैं उसको, और उसको फिर स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट करें। सेटलमेंट जो हो, यानी कि हम बेचते हैं स्टॉक या खरीदते हैं तो वो कैश आगे पीछे होता है हमारा बैंक के थ्रू। इसी तरह से टोकन जो होता है वो टोकन आपके पास है और आपके पास ये राइट है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है कि जी आप कब बेच सकते हैं, कब उस पर जो है वो खरीद सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको मैं एग्जांपल देता हूं, बॉन्ड हम बात करते हैं, सुकूक की बात कर लेते हैं, लेट्स से सुकूक के अंदर या बॉन्ड के अंदर दो हिस्से होते हैं। एक प्रिंसिपल पेमेंट होती है, यानी कि 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किए तो 100 रुपए तो आपको मिलने हैं, और 10% उस पर अगर प्रॉफिट है, 10% आपका इंटरेस्ट हुआ या प्रॉफिट हुआ, उसका टोकन भी हो सकता है। तो देखिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी और एक आम आदमी को जो है एक्सेस टू फाइनेंस, बड़ा इंक्लूजन, इस बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। हम इस पर बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली शुरुआत हम कर रहे हैं ताकि हमारी नई इकोनॉमी पे हम अडॉप्ट कर सकें। हमारे क्योंकि यंग जनरेशन इतनी ज्यादा इस पे सेवी है, इतना ज्यादा जो है इन्वेस्ट कर रही है, बाहर कर रही है, तो क्यों ना यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स मिले जिस। और दूसरी बात, ये जो स्टेबल कॉइन है इसमें जो सेटलमेंट की मैं बात कर रहा हूं, जैसे एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर इसमें अपने पैसे जो है वो सेटल कर सकता है। इवन आपके रेमिटेंसेस जो आ रही हैं बाहर से, आप 24/7 जो है रेमिटेंसेस जो है फ्लो लेके चल सकते हैं। बाहर आप जो है वो जो बाहर की जो बड़ी कंपनीज है उनके साथ आप कोलैबोरेट करके, और अब देखें अगर बाइनेंस की मैं बात करता हूँ, वो UAE में अगर काम कर रहे हैं इतना बड़ा, तो क्यों ना हम इसके थ्रू अपनी रेमिटेंसेस मंगवाएं, जिसमें अगर रेमिटेंस की कॉस्ट मुझे पड़ती है 2-3% और इसमें मुझे फ्रैक्शन में कॉस्ट आती है, तो मेरी भी कॉस्ट कम हो गया, इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टैक्स पेयर पे भी इंपैक्ट कम पड़ रहा है और जो भेजने वाला है उसके लिए भी कॉस्ट कम पड़ रही है, तो मेरी रेमिटेंसेस बढ़ सकती हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कम करने के लिए लॉट ऑफ बेनिफिट्स जो कि इसकी वजह से हो सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहूंगा चैलेंजेस हैं, इतना आसान नहीं है, कंप्लायंस से लेकर लीगल साइड से लेकर फिर रिस्क्स भी हैं बहुत ज्यादा, इसमें इतनी आसान स्टेज नहीं है, शुरू में है, कोशिश कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं और देखते हैं कहां तक जाते हैं। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि इस नई इकोनॉमी को अडॉप्ट किया जाए और पाकिस्तान की बेनिफिट के लिए किया जाए, आवाम की बेनिफिट के लिए किया जाए। जरा एक मरतबा दोहरा दीजिएगा, SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के साथ जो अग्रीमेंट है, इन वेरी सिंपल टर्म्स 1 2 3 क्या उसके डायमेंशंस, क्या एस्पेक्ट्स?
देखें, वो एक एमओयू है, ये समझ लें आप, वो एमओयू इस तरह से है कि जी वो हमें टेक्निकल बैक जो है ना वो जैसे मैंने शुरू में कहा, इक्विप करेंगे टेक्निकली कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कैसे करते हैं, कैसे उनका एक्सपीरियंस रहा है, कैसे उन्होंने जो है वो क्रिप्टो की स्पेस में जो है वो एक्सेलेंस अचीव की है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जो है वो किस तरह से इसमें जो है इसने स्टेबल कॉइन इशू किए हैं या दूसरे क्रिप्टोज में उसने काम किया है या पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है। तो बेसिकली ये स्किल्स, नॉलेज और जो उनका पूरा एक एक्सपीरियंस का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको हम चाह रहे हैं कि जी हमें आगे सोवरेन के साथ, मतलब हमारे साथ आके वो हमें बताएं किस तरह से आगे लेके चलना है ग्लोबल लेवल पे, ताकि हम कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें और उन कंट्रीज से सीख सकें जिनके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे, और उनसे सीखें जिनके अच्छे रहें, तो बेहतरी की तरफ जाएं और उनसे हम जो है अच्छी इनपुट ले सकें। तो इस तरह से हमने बाइनेंस के साथ भी किया है, SGX के साथ भी किया है, इनके साथ भी किया है, और भी हमारे पास जो है इंटरेस्ट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट काफी आ रहा है कि बाहर की जो एक्सचेंजेस हैं वो अब रीच आउट कर रही हैं। इवन रीजनल की जो आपकी जो ब्लॉकचेन की प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, वो रीच आउट कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स में जो है इंटरेस्ट ले रहा है। तो मेरे ख्याल में ये जो 26 का साल है, इसमें काफी आप चीजें देखेंगी डेवलपमेंट्स। जी, आप टेक्निकल नो हाउ की बात करें, खैर आप बिलाल साकिब को तो इसलिए लाए बिकॉज ही सपोज टू नो अ लॉट ऑफ दिस, राइट। एक तो ये, दूसरा ये कि टेक्निकल नो हाउ के साथ ये USD1 जो है उसके हवाले से बताएं कि दैट्स ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस एग्रीमेंट। देखिए, USD1 स्टेबल कॉइन है ना, वो तो हम शुरुआत कर रहे हैं कि जी आप USD1 से स्टार्ट करते हैं। देखें, डॉलर लिंक्ड तो आपको करना है, आपको जो है डॉलर लिंक्ड कोई स्टेबल कॉइन लेकर आना है। आप PKR1 भी कर सकते हैं, PKR में भी कर सकते हैं, वो भी हम करेंगे। लेकिन बात यह कि कैसे शुरुआत करें पहले, ताकि आपको जो है एक एक्सपीरियंस तो हो, आपको एक एक्सपेरिमेंट तो मिले कि आगे बढ़ना कैसे है, किस तरह बढ़ना है, कहां से शुरू करना है। तो आई थिंक पहला जो स्टेप है वो ये है कि USD1 से आप स्टार्ट करें, स्टेबल कॉइन क्रिएट करें और अपना जो है फिर रिपोजिटरी और ये सब चीजें क्रिएट करते रहें। ठीक जी फारूक, आपने कुछ पूछना है? नहीं, मैं सिर्फ उसी पे फंसा हुआ हूँ कि NOC तो इशू कर दिया गया है, बाइनेंस को कर दिया, अभी तक वो लाइसेंस में कन्वर्ट नहीं हुआ। अभी मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि अगर मैं कुछ क्रिप्टो की इकोसिस्टम के अंदर या करेंसी के अंदर कुछ काम करना चाहता हूँ, तो अगर मैं करूँगा वो मेरे लिए इलीगल होगा, मेरे लिए अलाउड है, क्या बैन लगा हुआ है मेरे ऊपर या नहीं लगा हुआ? ये मैं रियली कंफ्यूज्ड हूँ। अकाउंट्स मैं आपको दोबारा जवाब दे देता हूँ। स्टेट बैंक डज नॉट अथोराइज, किसी को अथोराइज नहीं करता इस चीज को। आज मैं अगर क्रिप्टो लेने जाता हूं तो मुझे अथोराइज नहीं कर रहा। यही तो प्रॉब्लम है कि अथोराइज नहीं किया और नहीं होता आया है, तभी जाके, इससे पहले भी हुआ है कि पहले तो मेरे ख्याल में जो है वो P2P के थ्रू हो रहा था, जैज कैश के थ्रू या इजी पैसा के थ्रू लोग अपने हिसाब से पैसे कर रहे थे और वो ट्रैक पे नहीं आ रहा था, उस तरह से कैश में काम हो रहा था सारा। तो स्टेट बैंक ने रियलाइज किया कि ये तो प्रॉब्लम है, तो इसको उसने शुरू में जब कोई ऐसी बात नहीं हो रही थी तो उसने अथोराइज करना बंद किया कि आप इसको लीगल चैनल्स के थ्रू लेके जा रहे हैं, पैसा जा रहा है। और इसमें बहुत सारे उस वक्त हम भी बहुत ज्यादा थे, आपको पता होगा कि कितने ज्यादा इश्यूज आए 2021-22 की मैं बात कर रहा हूं। और इनफैक्ट जब कोविड था उससे पहले भी बहुत सारे इश्यूज हुए और बहुत सारी पूरी दुनिया ने, चाइना से US ने खुद, आप उठा के देखें जरा हिस्ट्री 4, 5, 6 साल की, 7 साल की, खुद रोकी ये चीजें। फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज लेकर आएगी, सेंट्रल बैंक अपनी करेंसी लेकर आएगा और वो डिजिटल करेंसी होगी। एक्चुअली पता है क्या है, एक्चुअली इसकी जो कोर है ना वो ये है कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, यानी कि ये P2V, पर्सन टू पर्सन होगा। इसमें सेंट्रल बैंक्स का उस तरह से काम नहीं रहा। अब रियलाइज करना शुरू किया है कि एक रेगुलेटेड स्पेस भी हो सकती है, ब्लॉकचेन जो है वो रेगुलेशन के साथ भी आ सकता है और इसके कॉन्ट्रैक्ट्स लीगल भी हो सकते हैं। इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है B2B पे भी हो सकता है काम, तो वो शुरू हुआ जी। जो अथोराइज नहीं करता, मैं जवाब दे रहा हूं, अथोराइज नहीं करता है स्टेट बैंक, लेकिन ये नहीं उसने कहा कहीं पे भी कि जो है टोटली बैन, अथोराइज नहीं करता, लाइसेंस नहीं करता, और स्टेट बैंक लाइसेंस कर भी नहीं सकता। खुर्रम साहब लाइसेंस नहीं करता। खुर्रम साहब भाई, आदि बाइनेंस को आधी क्या दिया, मतलब लाइसेंस भी दिया है और लाइसेंस नहीं दिया, लाइसेंस नहीं दिया, NOC दिया है। नहीं तो NOC से वो क्या कर सकते हैं ये बताइएगा। जी, मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो अपना प्लेटफॉर्म यहाँ बना सकते हैं, अपनी एक्सचेंज क्रिएट कर सकते हैं। NOC इस चीज का है कि आप क्लियर हैं, आप पे कोई इशू नहीं है, आप अपना काम शुरू करें। तो और जब आप कोई प्रोडक्ट कर सकूंगा उनसे लीगली, जब बाइनेंस प्लेटफॉर्म बन जाएगा तो क्या मैं लीगली उनसे डील कर सकूंगा? जी, बिल्कुल कर सकेंगे। प्लेटफॉर्म बनेगा, फिर वो आएगा हमारे पास, दोबारा आएगा, प्रोडक्ट दिखाएगा, प्लेटफॉर्म दिखाएगा, पिवारा उसको अप्रूव करेगा। साहब, मेरी सिर्फ अर्ज ये है
कि ये जो लिम्बो में है कि हमें पता नहीं कि बैन है नहीं है, ऑथराइज है सर, आप दो या बातें नहीं कर रहे है, हैं। इससे नहीं, ऐसा पाकिस्तान नहीं। का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। नहीं, मेरे आप दो तखमीने बातें में कर रहे हैं। तकरीबन 1.5 से 2 अरब डॉलर का नुकसान है ये लिम्बो में रखने का और इस मामले को नहीं, सर, क्लियर नहीं करने का। मैं आपको बताता हूं, देखिए आप जो बात कर रहे हैं दो अलग अलग बातें हैं। एक आप कह रहे हैं ट्रेडिंग अलाउड है, आप ये कह रहे हैं कि मैं बाइनेंस पे ट्रेड कर सकता हूं, आप यही कह रहे हैं ना। नंबर 1, मैं ये कह रहा हूं कि हमने एक बड़ी प्लेटफॉर्म को एनओसी ये दिया है कि पाकिस्तान में आके आप काम शुरू करें। जब वो प्रोडक्ट बनाएगा या प्लेटफॉर्म बनाएगा, वो दोबारा आएगा पीवारा के पास, फिर वो लाइसेंस लेगा उसका कि देखिए मैंने पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है, ये इसके प्रोटोकॉल्स हैं, ये इसकी लीगल साइड है, ये कंप्लायंस साइड है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आपके पास पूरा उसका डेटा बेस आपके पास है, कैसे फ्लो जाएगा आएगा, कैसे वो इन्वॉल्व होगा, उसके अंदर किस तरह से इश्योर्स आएंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रोल क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या होगा। People are फिर वो buying आएगा। and selling all the time through ये Binance. एनओसी है, एनओसी तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है कि जी आप शुरू करें तो काम। 1.5-2 साल लगे हैं एनओसी तक पहुंचने में। अब देखिए ये मैं ये कुछ नहीं कह सकता कि टाइम कितना लगेगा। अच्छा, ब्रेक कि आगे जाकर एक सेकंड, लाइसेंस होगा। शुरुआत हो गई। हम ब्रेक लें। स्टे विद अस नाज़रीन, आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू जारी रखें जी। अच्छा, मुझे एक चीज खाली बताइएगा खुरम साहब कि अब आप लोग USD1 के साथ जा रहे हैं या स्टेबल कॉइन जब आप बना रहे हैं, इसका एक सिंपल यूज केस जो है बनता है रेमिटेंस के लिए, जो आपने बात की। अब वो नॉर्मल रेमिटेंस के अंदर जाकर कोई बंदा यहां से आके ऑन रैंप ऑफ रैंप करे या फिर आके खाली एक सेंट्रल बैंक के थ्रू एडजस्टमेंट करे या सेटलमेंट करे, तो डॉलर तो जाना ही है बाहर। अच्छा, एक यहाँ सेकंड पे जाएगा कि नहीं जाएगा? सर, अभी एक सेकंड, लेट मी जस्ट इंटरप्ट, सॉरी, आई मस्ट से दिस, क्योंकि ये जो सवाल उठा रहे हैं ये बड़ा क्रिटिकल है। आपने यू गॉट हिम ऑफ द हुक बाय टेकिंग इट समवेयर एल्स। ये बड़ा क्रिटिकल सवाल है कि बाइनेंस में दुनिया ट्रेडिंग कर रही है पाकिस्तान के अंदर बाइनेंस के साथ, तो हमें तो ये इंप्रेशन था कि ऑथराइजेशन बाइनेंस का तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना हुआ है यहाँ। खुरम साहब, तो किस चीज का इंतजार है जो फरूख सलीम साहब कह रहे हैं बात? नहीं, देखिए लोकल जो प्लेटफॉर्म है ना जी, लोकल देखिए बाइनेंस पूरी दुनिया में कुछ आई थिंक 27-28 कंट्रीज में, तो वो ऐसा तो नहीं है कि कहीं अगर यूएस में उसने बना दिया तो सारे कंट्रीज में बनी हुई है खुद चीज। वो हर जगह लोकलाइज करते हैं चीज को कि जी लोकल लेवल पे क्या हो रहा है, डोमेस्टिकली क्या करना है, प्लेटफॉर्म वहां क्रिएट करना है, वहां के लोगों को जो है वो प्लेटफॉर्म पे लाना है और उसको इंटीग्रेट करना है ग्लोबल के साथ। तो ऐसा नहीं है कि बाइनेंस की और चीज बनी हुई है तो वो यहाँ के से शुरू कर देगा। उसने पूरा लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है पहले कि बैंक्स क्या कर रहे हैं, स्टेट बैंक क्या कर रहा है, इस तरह और भी है, SGX भी है, और भी जो है अप्रोच कर रही है एक्सचेंजेस। तो वो आगे इसी तरह ही है कि कोई भी एक्सचेंज आती है किसी मुल्क में, वहां जाके वो अपना सेटअप लगाती है और वहां की डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके साथ इंटीग्रेट करते हैं। जैसे हमारी बैंकिंग सेक्टर के साथ उनकी बात हो रही है कि जी किस तरह से हम FATF से भी निकल के आए हैं और FATF कंप्लायंट होना है, हमने बड़ा देख संभल के चलना है। तो हम ये नहीं कर सकते कि जी आ गया तो वो खुद से कुछ शुरू कर ले, वो तो ऑलरेडी ट्रेडिंग हो रही थी। मैं दूसरा जवाब देता हूँ, वैसे तो मुझे लग रहा है आप तीनों चारों जो है एक इंटरव्यू इस तरह भी कर रहे हैं। हाँ, इधर ही करें, नहीं आपसे कर रहे हैं, यू आर द गवर्नमेंट, वी नीड टू आस्क। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो जो रेमिटेंस की बात की है, रेमिटेंस में बेसिकली ये कह रहे हैं कि आउटफ्लो नहीं होगा। देखिए रिवर्स रेमिटेंस तो बहुत कम होती है ना हमारे यहाँ, हम तो बात कर रहे हैं इनफ्लो की ज्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई $38 बिलियन लास्ट ईयर आए थे, इस साल $41 बिलियन क्रॉस हो सकता है। और हम एक रफ एस्टिमेट ये है कि कोई हो सकता है 55-60 अरब की हमारी रेमिटेंस मजीद ऐसी है, मतलब हम टैप कर सकते हैं 55 से 60 अरब डॉलर का, एक डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं। और अगर हम लेट्स से 55 अरब पे भी पहुंचते हैं, देखिए इसमें मेन चीज क्या होती है, जो रेमिटेंस भेजने वाला है ना, वो उसके लिए कॉस्ट लगती है ज्यादा, और वो कॉस्ट कौन बेयर कर रहा है? वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बेयर कर रही है। लास्ट ईयर कोई 125 अरब रुपया था, इस साल भी कोई 100 अरब के करीब जो है वो ब्रिज करती है कि जी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो कम हो जाए, ताकि जो भेजने वाला है वो हुंडी हवाले से ना यूज करे, क्योंकि वहां तो कॉस्ट बहुत कम लगती है और बैंकिंग चैनल से कॉस्ट ज्यादा होती है। तो गवर्नमेंट ब्रिज कर रही है, तो गवर्नमेंट चाहती है 80-100 अरब रुपए हम ना दें, क्यों हम जो है इतना पैसा दें। और अगर इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो हमें बताया भी गया है, जो हमें एक्सप्लेन भी किया गया, हम समझ भी रहे हैं, R&D भी कर रहे हैं इस पे, कि अगर इन चीजों से हमारी कॉस्ट कम होती है। जी, यू मेड द पॉइंट सर, यू मेड द पॉइंट, इट्स क्लियर। लेट फारूक आस्क। एक सवाल नहीं आए, मैं तो कह रही हूँ आप दोस्ती नहीं। खुरम साहब, 2.5 करोड़ पाकिस्तानी आपने बताया कि क्रिप्टो करेंसी का काम कर रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं क्या वो लीगल है या इलीगल है पाकिस्तानी कानून के तहत? और दूसरा सवाल कि ये USD1 क्यों, USDT क्यों नहीं, जो कि सबसे ज्यादा मशहूर है? जी, USD1 से हमें रिकमेंडेशन हुई है कि USD1 से स्टार्ट करें। और दूसरा आप जो कह रहे हैं रिकमेंडेशन हुई है, किधर से हुई है रिकमेंडेशन?
ये इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही है ना जी, मतलब मैं अब क्या आपको इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही है। आप एसटीएक्स से बात कर रहे हैं, बाइनेंस से बात कर रहे हैं, आप और कॉइनबेस से बात कर रहे हैं और दूसरों से कर रहे हैं, तो एक रिकमेंडेशन पिवारा के थ्रू आती है ना, एक प्रॉपर अथॉरिटी। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि यूएसडी ना करें तो वन करें तो स्टार्ट करें। सबसे ताकतवर रिकमेंडेशन तो वहां से आती है ना, अमेरिका से। हाँ, और वेल बिलाल वाज देयर, तो ठीक है। मैं तो इसमें कमेंट नहीं कर सकता कि कहां से आती है, मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने जाएंगे। ठीक। और दूसरा जो आपने बात की है कि जी वो इलीगल है क्या है, देखें वो ऑफ द चैनल्स ही गए ना जी, वो ऑफ द शेल्फ ही गए हैं, तभी तो रियलाइजेशन ये आई है ना कि 25 मिलियन बंदा अगर इन्वेस्ट कर रहा है और आपके $5 अरब, मिनिमम $5 अरब की बात हो रही है, मैक्सिमम ये भी बात होती है किसी की, कोई कहता है $25 अरब है, कोई कहता है $50 अरब पाकिस्तानी का बाहर है, लेट्स से $5 अरब भी है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ना, $5 बिलियन। देखें इसमें क्रक्स क्या है, इसमें बॉटम लाइन क्या है, जो हम तो निटी-ग्रिटीज में जा सकते हैं, बट पॉइंट ये है कि अगर इतनी बड़ी आवाम आपकी इन्वेस्ट कर रही है और वो आपके सिस्टम से हट के इन्वेस्ट कर रही है, तो क्यों नहीं उसको सिस्टम प्रोवाइड किया जाए ताकि वो कंटेन हो, उसके अंदर एक अच्छा इंसेंटिवाइज। आई थिंक कोई डिबेट ये नहीं कर रहा सर, ये डिबेट नहीं है। फारूक साहब तो आपकी बात को बहुत आगे बढ़ाते हुए वो ये कह रहे हैं व्हाई टेक सो लॉन्ग, दैट्स द पॉइंट। बट खुरम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना टाइम दिया, एंड इट वाज रियली 3 आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ 1 पर्सन, बट इफ यू आर द गवर्नमेंट देन यू हैव टू डू। थैंक यू सो मच खुरम हमसे बात करने का जी, थैंक यू। अच्छा जी, तो फिर आप लोग बताएं कि क्विकली योर कंक्लूडिंग कमेंट्स बिकॉज टाइम। देखिए, ये जो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस वाला मामला है, ये पाकिस्तान के बहुत फायदे में है। अभी ये हो रहा है कि तकरीबन 50 लाख पाकिस्तानी खानदान हैं जो रेमिटेंसेस रिसीव कर रहे हैं। मुल्क के बाहर उनके लोग काम कर रहे हैं, उनको पैसे भेजते हैं। वो तकरीबन $45 अरब मेरा तखमीना है कि इस साल तक पहुंच जाएगा। ठीक। अब वो $45 अरब वहां पे मेहनत करते हैं, पाकिस्तानी अपने खानदान को वापस भेजते हैं। इसमें से कोई $2 बिलियन की बैंकिंग इंटरमीडियरी जो हैं वो फीस खा जाते हैं। अबाउट $2 बिलियन की फीस चली जाती। अब अगर आप USD1 इस्तेमाल कर रही हैं या कोई भी स्टेबल कॉइन इस्तेमाल कर रही हैं, तो फिर वहां पे लेट्स से कि आप मैं काम कर रहा हूं दुबई में और मेरे पास 1000 दिरहम है और मैं आपको भेजना चाह रहा हूं, तो मैं 1000 दिरहम जो है उसके USD1 खरीद लूंगा। वो मुझे तकरीबन आज के 272 USD1 मिल जाएंगे, वो मैं आपको भेज दूंगा। आप यहां वो USD1 जो है उसके वो रुपए ले लेंगी, आपको तकरीबन 76,000 रुपया मिल जाएगा। इस सारी ट्रांजैक्शन में कोई 10 से 15 मिनट लगेंगे, कोई डिले नहीं होगा फौरन। वो तो पाकिस्तान का वो जो $2 बिलियन का, मैं इसलिए कह रहा था बार बार कि ये जो हम लटका रहे हैं, देर क्यों कर रहे हैं, ये $2 बिलियन का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही। कंक्लूडिंग कमेंट यही है कि सारी चटपटी बातें बिल्कुल सही हैं, बट अंडरस्टैंडिंग की, चटपटी किसको कह रहे हैं? देखिए सारी कन्वर्सेशन जो है काफी चटपटी है ना, अंडरस्टैंडिंग की भी कहा क्या लीगल है क्या नहीं है। That's a very sensational word. या तो आप कहें कि it was useful या not useful. It was in the middle. Let's just नहीं, आप अपनी बिरादरी की दोस्ती निभा रहे हैं। देखिए बिरादरी बहुत छोटी है, बिरादरी को सवाल तो उठा नहीं। देखें Uwais, we have to ask questions. And I mean जो इनका पॉइंट है बड़ा कमेंट्स में आपको बता दूं। देखिए स्टेबल कॉइन जो है ना, अगर USDT हो, USDC हो, USD1 हो, इसके पीछे जो है हम लोगों ने जियोपॉलिटिक्स, यू अंडरस्टैंड मच बेटर देन मी। अब वहां पे अबू धाबी इन्वेस्टमेंट कंपनी MGX जो है उसने तकरीबन $2 अरब जो है वो इसी के थ्रू, वर्ल्ड लिबर्टी के थ्रू जो है बाइनेंस के अंदर इक्विटी डाली। अब यहां से जो है एक $2 बिलियन का नंबर भी आ गया, जो कि यहां से एक रेजोनेट भी हो गया, यहाँ पे भी $2 अरब का ये एक नंबर आ रहा है। और पीछे जो है वो ट्रम्प साहब भी हैं, यहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट दे रही है और ये यहाँ पे काम करने लगे। जो समझने वाली बात है आम आवाम के लिए कि ये USD1 क्यों, USDT क्यों नहीं, क्योंकि USD1 के पीछे जो है बैक कर रहे हैं, मोर देन मनी there is that government or that Trump जो ट्रम्प चले जाएंगे फिर क्या होगा? There you go. I mean, it could be a problem, right? So then you're ये तो अच्छी बात, ताकतवरों के साथ दोस्ती भी हो और पाकिस्तानियों का फायदा भी हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसके पीछे जो है उनके पास टी-बिल्स भी हैं, उनके पास जो है वो हाईली लिक्विड जो है वो डॉलर के एसेट्स भी वहां पे पड़े हुए हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर वो स्टेबल 1-to-1 का वो एसेट रख रहे हैं। अगर वो यहाँ पे बैठ के इसको रेप्लिकेट कर देते हैं, द ओनली प्रॉब्लम दैट आई सी इज दैट वी आर डॉलराइजिंग आवर इकोनॉमी। ठीक है ना, हम लोग अगर डी डॉलराइज करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल हम लोग फंस जाएंगे। अब यही है कि जिस तरह आपके पास $1 लाख या $3 लाख पड़े हुए थे, आपने बाइनेंस के ऊपर जो वहां पे डाल दिए, तो आपका सब 1000 वो आ चुका हुआ है, USD आ गया हुआ है। अब वो सेटलमेंट कहां पे होगी, कब होगी? सो ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई कैपिटल फ्लाइट आप बचा सकते हैं,
कैपिटल फ्लाइट के लिए अगर तो इन्होंने बीच में कंट्रोल्स रखे हुए हैं, सीबीडीसीज वाले कंट्रोल्स रखे हुए हैं, स्टेट बैंक वाले कंट्रोल्स रखे हुए हैं, तो फिर तो गुड है। अगर नहीं किया हुआ देन दिस इज अगेन अ वेरी बिग वर्लपूल जिसके अंदर आप जाके फ्यूचर में जाके ठीक ठाक फंस सकते हैं। अभी तो हंकी डोरी सब कुछ नजर आ रहा है कि हाँ जी सब कुछ सही है, सब अच्छा है। Which is why it's important to have these discussions, क्योंकि इश्यूज निकल रहे हैं इसमें से। अभी तो वो आधा तीतर और आधा बटेर वाली बात है। नाज़रीन, आधा तीतर आधा बटेर तो जरूर बहुत अहम तीतर बटेर है, तो इसलिए इस पे हम बात करते रहेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।